में आप सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज साइंस का एक सब्जेक्ट पर्यावरण एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट में आज बेसिक नॉलेज डिस्कस करेंगे सारा, ठीक। अर्थ मीनिंग, संरचना स्ट्रक्चर, जो संरक्षण प्रयास, कंजर्वेशन एफर्ट्स और प्रमुख तिथियां इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। चलिए देखिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए दो चीजें जरूरी होता है, उसका बेसिक नॉलेज स्टार्ट करने के पहले और बियॉन्ड नॉलेज भी जरूरी होता है अच्छी तरीके से भूमिका निभा पाने के लिए उस सब्जेक्ट में। तो आज किस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बेसिक नॉलेज पर। कल से हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, कल से इसमें डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस वाइज आपका चलते जाएगा। लेकिन इस सब्जेक्ट को मिनिमम इतना चीजें जानना जरूरी है स्टार्ट करने के लिए, आप लोग को पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं अर्थ मीनिंग पर्यावरण का। तो पर्यावरण जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो परि और दूसरा आवरण, ठीक। परि आवरण मतलब घिरा हुआ, आवरण मतलब घिरा हुआ, सराउंडिंग। तो हमारे चारों ओर जो घिरे हुए आवरण है उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण। लेकिन इसके आगे थोड़ा याद रखिएगा, पर्यावरण जो शब्द है वो इंग्लिश वर्ड इन्वायरमेंट से बना हुआ है, और इन्वायरमेंट में मेंट को काट दो तो क्या शब्द होगा, ये इन्वायरन। जो ये इन्वायरन है ये फ्रेंच शब्द, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। इस इन्वायरमेंट का मतलब होता है घिरा हुआ, आवृत्ति या घिरा हुआ, है ना, ठीक, सराउंडेड। तो किसके सराउंडेड भाई, कौन घिरा हुआ है? एक तो हम लोग हैं, जिसको हम लोगों को हम लोग जीवित हैं इसलिए जीवधारी, और दूसरे वनस्पति हैं, ठीक, लिविंग है और प्लांट है। तो सिंपल मीनिंग देखें यहां पे, तो जीवधारी और वनस्पतियों के चारों ओर घिरा हुआ आवरण को ही क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहते हैं, ठीक। एक चीज अच्छे से याद रखिएगा, ये कहां से लिया गया है, कौन से वर्ड से, यहां से फ्रेंच शब्द से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से उसको लिया गया है। चलते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, संरचना स्ट्रक्चर में, इसके स्ट्रक्चर में चलते हैं। देखिए इसके स्ट्रक्चर में चार चीजें डिस्कस करना है हमको। देखिए स्ट्रक्चर में चार चीजें डिस्कस करना है। देखिए एक तो इसका स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है स्थल मंडल। पहला स्थल मंडल ना, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। दूसरा जल मंडल, ठीक, हाइड्रोस्फीयर। तीसरा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। और चौथा आपका जयमंडल, बायोस्फीयर, ठीक। चार चीजें हैं संरचना में, चार चीजों से क्या बनेगा, पर्यावरण। एक तो स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और जयमंडल, बायोस्फीयर। देखो दोनों को एक साथ समझते हैं। मान लो स्थल मंडल जो पृथ्वी का स्थल भाग होता है, मान लो पृथ्वी हमारा, ठीक, पृथ्वी का स्थल भाग होता है, सबको मिलाएं, सभी स्थल को मिलाएं तो याद रखना 29% पार्ट पृथ्वी का पूरे अर्थ का 29% पार्ट हमारा स्थल है।
स्थल मंडल में कितना आएंगे 29%, और बाकी जो बच गया कितना परसेंट पार्ट 71% पार्ट जल से गिरा, मतलब जल है उसमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं जल मंडल कितना है हमारे यहाँ 71%। ठीक, तो अब देखो जो स्थल मंडल, मान लो ये छोटा है 29% है ना। ठीक, जो स्थल मंडल है, जो स्थल है, ये जो स्थल है याद रखना दो चीजों से बना हुआ है, एक तो मृदा से और दूसरा सेल से। किस किस से बना हुआ है, मृदा मड और दूसरा सेल। ठीक, अच्छे से समझिएगा यहाँ पे। ठीक, जो स्थल मंडल है 29% है, हमारे पूरे पृथ्वी का 29% स्थल मंडल में आता है। स्थल मंडल दो चीजों से बना हुआ, एक तो मृदा और दूसरा सेल, मृदा मड सेल। अब समझिएगा यहाँ पे जो सेल होता है ये पृथ्वी के कठोर भाग को कहते हैं। ठीक, हार्ड पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सेल। ठीक, जो पृथ्वी का कठोर भाग होता है, जहां जहां स्थल कठोर होता है वो सेल कहलाता है ना। ये जो कठोर भाग होता है, यही कठोर भाग, ठीक, मतलब जो सेल होता है यही कठोर भाग बाद में मृदा बनता है। क्या बनता है, मृदा मड बनता है। ठीक, क्या बनेगा, मृदा बनेगा। तो मृदा मतलब थोड़ा, ठीक, जो हल्का होगा, कठोर पार्ट जो नहीं होता हमारे स्थल का, जो कठोर पार्ट नहीं होता वो मृदा कहलाता है। तो कठोर पार्ट मृदा में किस किस कारकों से परिवर्तित होता है, तो याद रखना 4 कारक है उसके लिए। एक तो जलवायु, क्लाइमेट, दूसरा जीव, हम लोग लिविंग थिंग्स, तीसरा समय, टाइम, ठीक, और चौथा स्थल आकृति, स्थल आकृति, शेप ऑफ लैंड। ठीक, याद रखना सेल किन किन कारकों के कारण मृदा में परिवर्तित होगा, तो एक तो जलवायु, दूसरा जीव, जलवायु, ठीक, परिवर्तन, जीव हम लोग, समय और स्थल आकृति ऊपर नीचे, ठीक, के कारण मृदा मतलब जो ठोस भाग नहीं होता, कठोर भाग नहीं होता, उसको मृदा कहते हैं, इसमें परिवर्तित होता है। और कहीं कहीं स्थल में कहीं कहीं सेल मतलब आज भी कठोर पार्ट है और कहीं कहीं मृदा है। तो इसीलिए याद रखना स्थल मंडल मृदा एवं सेल से जो मिलकर बना होता है उसी को क्या कहते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए जल मंडल हाइड्रोस्फीयर कितना परसेंट पार्ट है हमारे यहाँ, 71% पार्ट। लेकिन मान लो ये पूरा जल है, 71% पार्ट है पृथ्वी का, जल मंडल है हाइड्रोस्फीयर। लेकिन इस 71% का 97% खारा पानी है, सॉल्टेड वाटर है। ठीक, खारा पानी सॉल्टेड वाटर है। और लगभग 3% पार्ट बस पृथ्वी का, लगभग जो जल का सिर्फ 3% पार्ट बस मीठा पानी है। ठीक, स्वीट वाटर से, मतलब हमारे मनुष्य के उपयोग में कितना परसेंट, 3%। लेकिन समझिएगा इस मीठा पानी जो 3% है उसमें भी जो 2% है वो ग्लेशियर, ठीक, बर्फ, ये सब जमा हुआ है, और मतलब 2% से ज्यादा। और जो बच गया 1% से भी कम, लेस देन 1%, यही 1% से कम मनुष्य के उपयोग के लिए होता है, मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। ठीक, हमारे लिए जो यूजेबल पार्ट होता है, यूजेबल। तो याद रखना पूरे पृथ्वी का कितना परसेंट जल मनुष्य उपयोग कर पाता है, 1% से भी कम। याद रखना किसी किसी बुक में 97.5% दिया रहेगा, तो लगभग ये लिया जाता है।
तो यहाँ पे ये समझिएगा कि पृथ्वी का 1% से भी कम जल मनुष्य के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं। तो देखो स्थल मंडल में 29%। ठीक, स्थल में दो चीजें आते हैं, मृदा सेल कठोर भाग होता है जो मृदा में परिवर्तित होता है इन 4 कारकों के कारण। ठीक, दूसरा जलमंडल पूरे पृथ्वी का 71% पार्ट लगभग, उसमें से 97% खारा और 3% बसमीठा है, लेकिन इसमें 3% में से 1% मनुष्य के लिए उपयोगी साबित होता है। अब वायुमंडल के पहले देख लेते हैं जयमंडल, है ना, इसको थोड़ा ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे। जयमंडल देखते हैं। देखिए अब देखो पर्यावरण जयमंडल। तो जयमंडल किसको बोलते हैं? जहां पे हम जीवित लोग रहते हैं उसको जयमंडल बोलते हैं। तो याद रखना सारा का सारा स्थल मंडल जयमंडल में आएगा। सारा का सारा स्थल मंडल, ठीक, इसमें आएगा, जयमंडल में आएगा। सारा का सारा जलमंडल भी किसमें आता है? जयमंडल में आता है। लेकिन वायुमंडल का केवल निचला भाग, ठीक, लोअर पार्ट ओनली, है ना। मतलब जयमंडल जो है किससे किससे बना होता है? तो जयमंडल याद रखना जहां पे जीवित लोग रहते हैं, सारा स्थल मंडल, सारा जलमंडल और वायुमंडल का निचला भाग। हम ऊपर थोड़ी रहेंगे भाई, ये पूरा पृथ्वी मान लो, ठीक, ये स्थल में रहेंगे, ये स्थल में रहेंगे, आप स्थल में रहेंगे, हम लोग स्थल में ही जल है। लेकिन वायुमंडल में ऊपर थोड़ी रहेंगे, बादल में थोड़ी रहेंगे भाई, है ना। तो केवल कौन सा भाग? निचला भाग। तो कितने निचला भाग ये भी जानना जरूरी है। ये जो सी लेवल है यहीं से लिया जाता है, सी लेवल, ठीक, समुद्र तल। तो याद रखना जो समुद्र तल के 6000 मीटर ऊपर, कितना मीटर ऊपर? 6000 मीटर ऊपर, और समुद्र तल से 200 मीटर नीचे, 200 मीटर नीचे, ठीक, समुद्र तल के 6000 मीटर ऊपर और 200 मीटर नीचे तक का भाग जयमंडल में लिया जाता है। वायुमंडल का समुद्र तल से निचला भाग कितना निचला भाग? तो समुद्र तल के 6000 मीटर ऊपर तक और 200 मीटर नीचे तक, ठीक। तो याद रखना ये जयमंडल में इतना पार्ट आपको याद रखना है। जयमंडल किससे किससे बना हुआ है? स्थल, जल, वायु, तीनों से। लेकिन वायुमंडल का निचला भाग कितना निचला? समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर और 200 मीटर नीचे तक का भाग। चलो डिस्कस करते हैं अब पूरा वायुमंडल में, वायुमंडल का। देखो हमारे वायुमंडल में जाएं तो कुछ मुख्य गैसेस जैसे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग 78.084% याद रखना। उसके बाद सेकंड सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 20.99%, पहले 21% था, अब 20.99%। तीसरा नंबर में आता है ऑर्गन 0.93%, है ना। तो टॉप 3 का याद रखना, पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है, सबसे वेट जिसका है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और सबसे हल्की गैस हमारे वायुमंडल में जो पाई जाती है याद रखना, ठीक, वो हाइड्रोजन का है। वो क्या है? हाइड्रोजन है। इसके अलावा नियॉन, हीलियम, ओजोन,
क्रिप्टॉन, रेडॉन जो कैंसर के इलाज के लिए भी यूज किया जाता है। ये सब वायुमंडल की गैसेस हैं। ठीक, अब वायुमंडल के जो परत है उसको अच्छे से समझना है हमको, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो वायुमंडल की परत देखते हैं, फिर आपका संरचना समाप्त होगा। देखो अच्छे से समझिएगा उसको। ठीक, जो वायुमंडल के स्फीयर्स हैं उसको समझते हैं संरचना में ही जो वायुमंडल में है। देखो, तो एक तो हम बना लेते हैं पृथ्वी पहले। ठीक, ये हमारा मान लो क्या है, ये हमारा पृथ्वी है ना, अर्थ है हमारा। ठीक, अब देखो, देखिए ये पृथ्वी का ध्रुव है, पोल है, ये नॉर्थ पोल मान लो, और ये साउथ पोल है ना। ठीक, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी में। ठीक, ये नॉर्थ पोल से जो ऊपर जाओगे 8 किलोमीटर, लगभग कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक। ठीक, फिर जाना 50 किलोमीटर तक, फिर जाएंगे 80 किलोमीटर तक, फिर 640 किलोमीटर तक, और उसके बाद बाहर। ठीक, तो हमारे पृथ्वी के सतह से 8 किलोमीटर तक ये क्षोभ मंडल कहलाता है। पहला कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल जिसको हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। 8 से 50 किलोमीटर तक, देखो अभी 8 है, मैं बताऊंगा पूरा। ठीक, क्षोभ मंडल के बाद आता है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद आपका मध्यमंडल, मेसोस्फियर, और मध्यमंडल के बाद आयन मंडल, आयनोस्फियर, और आयनोस्फियर के बाद हमारा आएगा वायुमंडल, एक्सोस्फियर। ठीक, चलो देखो समझना, जो क्षोभ मंडल है ये ध्रुवों में 8 किलोमीटर, ऐसा देखो, ऐसा घेरा बना लेना, ये थोड़ा इधर 18 किलोमीटर, यहां देखें 18 किलोमीटर। ठीक, 50 किलोमीटर, और ये ऐसा 50 किलोमीटर ही रहता लास्ट तक। ठीक, 80 किलोमीटर, तो पूरा लें तो ये पूरा 80 किलोमीटर तक पृथ्वी के चारों ओर, ये 640 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो हमको क्रम याद होना चाहिए। पहला क्षोभ मंडल होता है पृथ्वी के सबसे पास में, क्षोभ। उसके बाद दूसरा समताप मंडल, तीसरा उसके बाद मध्यमंडल, चौथा आयन मंडल, और पांचवा वायुमंडल, है ना। कभी कभी क्रम पूछता है तो याद रखना क्रम में, है ना। ठीक, मध्यमंडल तो मध्य में होगा, मध्य के ऊपर दो, मध्य के नीचे दो। मध्य के ऊपर दो जो है, जो सबसे बाहर है उसको वायुमंडल, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो मध्यमंडल और वायुमंडल के बीच में कौन सा मंडल है, आयन मंडल है। ठीक, जो सबसे पास है उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, बाकी मध्यमंडल और क्षोभ मंडल के बीच वाला पार्ट को समताप मंडल कहते हैं। जो क्षोभ मंडल है हमारा, ये ध्रुवों में कम ऊंचाई पर होता है, 8 किलोमीटर, और
इधर आए तो 18 किलोमीटर तक जाता है। ठीक, तो अब ऊंचाई देखते जाओ। पृथ्वी से ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक, लेकिन अगर एवरेज पूछता है तो 12 से 16 किलोमीटर तक आंसर लेते हैं, याद रखना। ठीक, उसके बाद समताप मंडल पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक, फिर जो मध्य मंडल होता है 50 से 80 किलोमीटर तक, फिर आयन मंडल 80 से 82, 640 और 640 के बाहर का मंडल क्या कहलाता है, बाह्य मंडल। अब देखते हैं तापमान के बारे में। ठीक, एवरेज कितना लेना, 12 टू 16 किलोमीटर। इसमें पूछता है कौन से मंडल में, कौन से स्फीयर में तापमान बढ़ता है घटता है, तो याद रखना तापमान के लिए हम ऐसा बनाना, टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर ये मान लो ऊंचाई बढ़ा है ना। ठीक, पृथ्वी से ऊंचाई ऊपर होते गया, तो याद रखना यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटेगा। ठीक, यहां पे ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां पे ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होगा, फिर यहां पे ऊंचाई के साथ टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाए जाते हैं, ओजोन परत। ओजोन परत जो होता है, ठीक, समताप मंडल में, ये समताप मंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच पाया जाता है ओजोन परत हमारा। ठीक, तो देखिए यहां पे जो सूर्य की किरणें आती हैं, तो सूर्य की किरणों से यूवी रेस भी आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, जो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेस को जो सूर्य की किरणों से आते हैं, ओजोन परत ऑब्जर्व करता है और यहां तक आने में बचाता है। ठीक, तो ओजोन परत एक भट्टी है समझ लो, ठीक, आग का गोला है समझ लो, है ना। तो ओजोन परत जहां पे होगा वहां पे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ना भाई। और यहाँ पे भारी गैसेस हैं, यहाँ पे भारी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भारी गैसेस ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए ठीक टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो याद रखना क्षोभ मंडल में टेम्परेचर ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक, ऊंचाई के साथ घटता है, कितना घटता है ये भी पूछते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, प्रत्येक कितने किलोमीटर ऊंचा जाओगे, 1 किलोमीटर ऊंचा जाओगे तो कितना घटता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस कम होते जाता है। यहां पे ऊंचाई के साथ, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटेगा। इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक, कौन सा ऐसा मंडल है, बाह्य मंडल में से ऐसा कौन सा मंडल है जहां पे सबसे कम तापमान पाया जाता है, वो है मध्य मंडल। याद रखना यहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो अब सूर्य की किरणों के कारण यहाँ पे जैसे जैसे इधर जाते जाओगे वहां पे तापमान बढ़ते जाता है। ये तो हुआ किसका बात, टेम्परेचर का बात। और याद रखना जो क्षोभ मंडल होता है ट्रोपोस्फियर, इसमें सभी मौसम संबंधित घटनाएं होता है। ठीक, ये बादल, बिजली चमकना, है ना, ठीक, वर्षा होना, ये सब घटनाएं कहां पे होता है, आपके क्षोभ मंडल में, है ना। ठीक, और समताप मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होता, वेदर रिलेटेड कुछ भी नहीं होता। कौन से मंडल में, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सारे घटनाएं होंगी, समताप मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होते। इसलिए यहाँ पे एरोप्लेन के लिए सबसे सुरक्षित है। एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है, ठीक, वायुयान को कहाँ, कौन से मंडल में उड़ाया जाता है, तो समताप मंडल में। ठीक, उसके बाद जो मध्य मंडल है इसमें जाएं
तो मध्य मंडल का एक खासियत ये है, ठीक, इसमें -100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बाहर के मंडल स्फीयर्स में सबसे कम तापमान किसका होता है, कौन से मंडल का, तो मध्य मंडल का। ठीक, जो याद, अब चलो एक एक करके देखते हैं। पहला क्षोभ मंडल, एक तो ऊंचाई याद रखना, ठीक, दूसरा आपका मौसम संबंधित घटना है, तीसरा कितने किलोमीटर में क्या हुआ। ठीक, समताप मंडल में कौन सा परत पाया जाएगा, ओजोन परत। ओजोन परत कहां से कितने किलोमीटर के बीच, 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच, जो यूवी रेस को ऑब्जर्व कर लेंगे, है ना। तो ओजोन परत को नुकसान करने वाली गैस का भी नाम याद रखना, CFC, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CFC गैस, है ना। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। मौसम संबंधित घटनाएं यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे मध्य मंडल में सबसे कम तापमान पाया जाता है। आयन मंडल में का ये खासियत है, आयन मंडल का ये खासियत है कि जो पृथ्वी से रेडियो वेव्स जाते हैं, रेडियो संबंधित तरंगे, ठीक, ये रेडियो तरंगों को, रेडियो वेव्स को वो वापस भेज देती है पृथ्वी तक। ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि कौन से मंडल में रेडियो तरंगे वापस आते हैं, कौन से मंडल से, तो आयन मंडल। और वायुमंडल याद रखना, वायुमंडल में उपग्रह सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। ठीक, इतना हमको कम से कम किसमें, वायुमंडल में याद करके रखना है। याद रखना, इसका सीक्वेंस याद रखना, ऊंचाई भी याद रखना है, तापमान बढ़ने पर कौन से मंडल में बढ़ता है, कौन से मंडल में घटता है, और 2-4 बातें और याद रखना है किसमें, हम लोग को हमारे वायुमंडल में। ठीक, अब देखते हैं संरक्षण प्रयास जो किया गया और प्रमुख तिथियां, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण के 2 टाइप से बांट देते हैं। पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किए गए हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाया गया है। पहले तो जो अंतरराष्ट्रीय प्रयास हैं उस पर डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स। ठीक, फिर जाएंगे राष्ट्रीय प्रयास पर, नेशनल एफर्ट्स पर। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय प्रयास में सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फेमस है, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक, स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक, इसके बाद डिस्कस करेंगे थोड़ा स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद मॉन्ट्रियल पर। मॉन्ट्रियल जो संधि होगा, ठीक, मॉन्ट्रियल ट्रीटी पर। ठीक, इसके बाद एक पृथ्वी दिवस लिख लेते हैं, पृथ्वी दिवस। ठीक, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस नहीं, पृथ्वी सम्मेलन। अर्थ कॉन्फ्रेंस, और एक देखते हैं अर्थ कॉन्फ्रेंस के बाद एक और आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो इसमें मॉन्ट्रियल, सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, तो 1972, है ना। मॉन्ट्रियल संधि 1987, पहले तो ईयर याद रख लेना, ईयर पूछ लेते हैं कभी कभी।
पृथ्वी सम्मेलन होगा 1992 में, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। इससे 5 जोड़ना, इससे 5 जोड़ना, ठीक। 87 और 97 के बीच में जो एवरेज है वो 92 है ना, ठीक। तो ऐसे याद रखना। और स्टॉकहोम सम्मेलन को याद रखना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, मॉन्ट्रियल संधि, मॉन्ट्रियल ट्रीटी 1987, पृथ्वी सम्मेलन अर्थ कॉन्फ्रेंस 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। एक एक को देखते जाते हैं, पहले पूरा डिटेल करते जाते हैं। सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन को देखते हैं। याद रखना स्टॉकहोम सम्मेलन का क्या प्रमुख बातें हैं, तो अच्छे से याद रखना। स्टॉकहोम सम्मेलन जो 72 को आयोजित किया गया था, क्योंकि ये 5 जून, देखो, क्योंकि ये विश्व में सबसे पहली बार, ठीक, जो जलवायु परिवर्तन है, ठीक, क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए सम्मेलन किया गया था, पहली बार प्रयास किया गया था, ठीक, स्टॉकहोम सम्मेलन। क्योंकि ये 5 जून 1972 में किया गया था, इसलिए 5 जून को ही हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक, इन्वायरमेंट डे के रूप में जानते हैं। 5 जून 1973 से पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट कर लिए थे, क्योंकि 5 जून 1972 में हम स्टॉकहोम सम्मेलन किए थे। स्टॉकहोम सम्मेलन में यूनेप बनाने की घोषणा किया गया था। यूनेप एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है पर्यावरण के लिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक। लेकिन इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये पूछता है, हेडक्वार्टर जो है अलग से केन्या में बनाया गया। केन्या की राजधानी नैरोबी, ठीक। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, ठीक। अंतरराष्ट्रीय संगठन पर्यावरण के लिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पे है? नैरोबी, केन्या। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 5 जून 1972, इसलिए 5 जून 1973 से प्रत्येक वर्ष हम क्या दिवस मनाते हैं? इन्वायरमेंटल डे, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। देखिए, इसके बाद दूसरा अंतरराष्ट्रीय संगठन में चलते हैं। दूसरा जो हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या था, जो 1987 में होगा, उसको जाना जाता है एक मॉन्ट्रियल संधि के नाम से जानते हैं इसको, मॉन्ट्रियल ट्रीटी। ठीक, मॉन्ट्रियल ट्रीटी ये क्या था? ये मॉन्ट्रियल ट्रीटी जो था 16 सितंबर 1987 में ये आयोजित किया गया था। ठीक, ये ओजोन से रिलेटेड था। ओजोन क्या हो रहा था उस समय? ओजोन O3। ठीक, अभी पढ़े हम लोग समताप मंडल में, ये देखो, ये मान लो क्षोभ मंडल है आपका, ये कौन सा है? समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल, ये सब अभी देखे थे, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। तो समताप मंडल में मैं बताया अभी क्या, ओजोन लेयर होता है 15 से 35 किलोमीटर। ठीक, O3 लेयर होता है, ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या काम करता है? सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरणों से आने वाली यूवी रेस को पृथ्वी तक आने से बचाता है। ठीक, यूवी रेस को वहां पे ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि यूवी रेस से हमको कैंसर, स्किन कैंसर, ये सब होता है। ठीक, तो यूवी रेस अगर क्षोभ मंडल में आ जाए तो ये प्रदूषक हो जाता है, समताप मंडल में है तो ये संरक्षक होता है। ठीक, क्योंकि मनुष्य के
क्षोभ मंडल में आ जाए यूवी रेस, यूवी रेस नहीं, ओजोन लेयर, ओजोन अगर समताप में है तो ये संरक्षक कहलाएगा, और ओजोन अगर क्षोभ मंडल में है तो ये प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें ओजोन छिद्र हो रहा था, ओजोन होल हो रहा था अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र पाया गया था 1987 के पहले। ठीक, तो इसी के रिगार्डिंग, क्योंकि ओजोन छिद्र है तो यूवी रेस आ जा रहा था, और ये ओजोन होल जो हो रहा था, ओजोन छिद्र जो हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था? सीएफसी गैस के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक, तो इसी के रिगार्डिंग मॉन्ट्रियल में एक बैठक रखा गया था, उसको मॉन्ट्रियल संधि के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है आज भी। कौन से दिवस के रूप में? ओजोन दिवस के रूप में। ठीक, अब चलो तीसरा देखते हैं 1992 में जो हुआ है ना, 1992 वाला जो कॉन्फ्रेंस है, जो सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन, देखो पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ कॉन्फ्रेंस, ये कब हुआ? 1992 में। ठीक, कब हुआ ये? 1992 में। तो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। ब्राजील के रियो शहर में हुआ था, इसलिए इसको रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। ठीक, इसमें दो मुख्य काम किया गया था। एक UNFCCC, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया था, और एक कॉप बनाया गया था। ठीक, UNFCCC यूनाइटेड नेशन, यूएन हमेशा यूनाइटेड नेशन जनरली होता है, फ्रेमवर्क कन्वेंशनल क्लाइमेट चेंज। ठीक, और कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसको आपको बहुत बार पूछता है। ठीक, ये जो यहां पे अनाउंसमेंट हो गया था 1992 में ही अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन कॉप का जो गठन हुआ ये 1995, मतलब पहला बैठक, ठीक, 1995 में किया गया था। कहां से? बर्लिन से किया गया था। और अभी कॉप का याद रखना 25th कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक, बर्लिन, ये मैड्रिड में। कहां पे हुआ है? मैड्रिड में। ठीक, होने वाला था चिली में, हुआ मैड्रिड में। इसीलिए चिली के राष्ट्रपति, याद रखना 25th कॉप के सम्मेलन में चिली के राष्ट्रपति ने अध्यक्षता किया था। हालांकि हुआ कहां था? मैड्रिड में। ठीक, और पहला 1995 में, 2019 में हुआ, नवंबर 2019 में 25th हुआ है। ठीक, अब देखो इसमें UNFCCC और कॉप को याद रखना है। इसको रियो कब हुआ? 1992 में। एक याद रखना रियो +10 पूछता है, और एक रियो +20। रियो +10 मतलब 1992 से 10 साल बाद दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ, 10 साल बाद का क्या होगा? 2002। और रियो +20 1992 से 20 साल बाद, ठीक, 2012। रियो +10 कहां हुआ पूछता है? जोहान्सबर्ग। कहां हुआ था रियो +10? जोहान्सबर्ग में। और रियो +20 कहां हुआ था पूछेगा तो वह वहीं फिर से कहा? रियो में। ठीक, याद रखना। तो रियो +10 कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग। और रियो +20 कहां हुआ था? आपका रियो में ही हुआ था। इतना चीजें याद रखना पृथ्वी सम्मेलन में। और एक और देख लेते हैं जो किससे रिलेटेड है, ये पूछता है। चौथा, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है
ये हुआ था कब? 1997 में। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट लाया गया था इसमें। ठीक, कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट क्या है? तो कार्बन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान में हुआ था ये। क्योटो नाम के शहर में हुआ था, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कहते हैं इसको। तो 1997 में, बस ये याद रखना, ये कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड है करके। तो ये पूछ लेता है कि कौन सम्मेलन किससे रिलेटेड है ना? तो उसको याद रखिएगा, हमारा जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड 1972 वाला हमारा। ठीक, आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 1987 मॉन्ट्रियल वाला किससे रिलेटेड है? आपका ओजोन से। 1992 पृथ्वी दिवस पूरा पर्यावरण संरक्षण से। और 1997 क्योटो प्रोटोकॉल किससे? कार्बन क्रेडिट से, या कार्बन के मात्रा को बढ़ाने से रोकने के लिए किया गया था, जापान में किया गया था। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए। देखिए, ये तो हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रयास है। ठीक, दूसरा राष्ट्रीय प्रयास देखते हैं अंतरराष्ट्रीय के बाद। इसको अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्रीय जो प्रयास हुए। एक तो जो घटना हुआ था, याद रखना, चिपको आंदोलन। ठीक, ये 1970 में हुआ था चिपको आंदोलन हमारे यहाँ, चिपको मूवमेंट। नाम चिपको क्यों है? क्योंकि पेड़ में चिपक जाते थे इन लोग। ठीक, और पेड़ों की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे। कहाँ के लोग? उत्तराखंड के लोग। कहाँ के लोग भाई? उत्तराखंड। उत्तराखंड का रेणी नाम का गांव था। ठीक, 1970 में चिपको मूवमेंट हुआ था, याद रखना। ठीक, चिपको मूवमेंट उत्तराखंड के रेणी ग्राम से स्टार्ट हुआ था, रेणी ग्राम। ठीक, चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता एक तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक, एक गौरा देवी, एक गोविंद सिंह और एक चंडी प्रसाद, ये नेतृत्वकर्ता थे। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था? रेणी गांव के 2400 पेड़ को काटने का आदेश दिया गया था। इस पेड़ को बचाने के लिए, ठीक, गौरा देवी के नेतृत्व में रेणी गांव के लगभग 27 महिलाओं ने अपना बलिदान दे दिया था, इसलिए बहुत फेमस हुआ। ठीक, तो याद रखना, चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1970 में, उत्तराखंड के रेणी गांव से। ठीक, किसके किसके नेतृत्व, कौन कौन नेतृत्व करता है? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, गोविंद सिंह और चंडी प्रसाद। ठीक, एक तो चिपको आंदोलन। इसके बाद कुछ अधिनियम याद रखना है अब हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर। देखो कौन कौन से हैं, देखो देखिए, पहले तो याद रखना, राष्ट्रीय वन अधिनियम कब आया पूछता है। ठीक, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट, राष्ट्रीय वन अधिनियम या भारतीय वन अधिनियम
ठीक, ये पूछेगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, भारतीय वन अधिनियम। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कब आया ये? 1927। अब 1927 को उलट दो 1972, 1980 और 1986, ये तीन का जोड़ी बनाना। 1972 वन्य जीव, पहले जीव आएंगे वाइल्ड लाइफ। 1980 फिर से वन। 1986 पर्यावरण, वन्य जीव आएंगे फिर वन होंगे, वन्य जीव और वन मिलकर पर्यावरण बनेंगे। ठीक, तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये संरक्षण अधिनियम है अपना। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट, कंजर्वेशन एक्ट। ठीक, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, तो 72, 80, 86 को अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा दो प्रोजेक्ट याद रखना, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरा प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट को तो इस बार याद कर ही लीजिए। ठीक, जो एलिफेंट वाला घटना हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ठीक, 73 और 1992। थोड़ा सा जैव विविधता अधिनियम कब आया? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पूछता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002 में। बायो डाइवर्सिटी एक्ट कब आया? 2002 में। इसको तो याद कर ही लो, कल से जो सिलेबस है जैव विविधता का, ठीक, वही पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। और एक याद रखना, भारतीय वन नीति भी याद रख लेना। भारतीय वन नीति कब आया? पॉलिसी, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी पूछा तो याद रखना ये 1988 को आया था, 1988। ठीक, याद रखना है, सब कुछ कल तक याद हो जाना चाहिए सभी को। आज जब वीडियो देख रहे हो ठीक उसी दिन ये सब याद हो जाना चाहिए, मिनिमम इतना तो पता ही रहना चाहिए भाई, है ना। चलिए अब थोड़ा बहुत प्रमुख तिथियां जो हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड जो तिथियां हैं उसको याद कर लेते हैं जल्दी से। देखिए इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं एनवायरमेंट के लिए, तो प्रमुख तिथियों में कैसे याद करोगे इसको देखो। पहले तो फरवरी लिखना, फरवरी, फिर लिख देंगे मार्च, फिर एक बार मार्च लिखना, फिर अप्रैल, मई, ठीक, मई, ठीक है, मई के बाद एक जून भी लिख देंगे, ठीक, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक, सब में दो दो लिख दो। और जून में 5 जून पर्यावरण दिवस सबको पता है, ठीक। फरवरी 2 फरवरी, 0 यहाँ पे आगे, यहाँ पे पीछे 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ठीक। ऐसे डेट्स बना लेना है, ऐसे याद करना है हम लोगों को। अब चलो देखो 2 फरवरी विश्व सब में आएगा, विश्व नम स्थल दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड
डे के रूप में जाना जाता है। 21 मार्च विश्व वन दिवस के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के रूप में जाना जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में जाना जाता है, मनाते हैं। वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। 22 अप्रैल, ठीक, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक, अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 22 मई जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, बायोडायवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाएगा। और 5 जून हमको पता ही है, हम मनाते हैं किस रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में, इन्वायरमेंट डे के रूप में अभी भी मनाए हैं। इसको याद करने का तरीका देखो, नम स्थल होगा, वेटलैंड होगा, तो वहां वन उगेगा। क्या उगेगा? वन उगेगा, ठीक। वनों में जल देना पड़ेगा, तभी पूरा पृथ्वी बनेगा और पृथ्वी में फिर विविधता आएगी। ऐसा करके याद कर सकते हैं आप लोग, है ना, ठीक। और एक पर्यावरण दिवस को तो पता ही रहता है, एक और याद कर लो, 16 सितंबर, ठीक, ये मनाया जाता है ओजोन दिवस के रूप में, है ना, क्योंकि 16 सितंबर अभी भी पढ़े हम लोग, मॉन्ट्रियल समझौता जो हुआ था, संधि जो हुआ था 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल में हुआ था, इसलिए, ठीक, ओजोन के लिए हुआ था, इसलिए ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक। चलो, इतना मिनिमम आप लोगों को याद करके रख लेना है।